गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन क्या करेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के बारे में देखेंगे। किस तरीके से सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है और अगर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसका पीएच कैसे फाइंड करता है। मतलब कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट पड़ा हुआ है तो उसका पीएच जो कैलकुलेट करना है वो किस तरीके से पीएच कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का केस है कि नहीं है। ठीक है, ये पता करने के लिए अपन के पास दो कंडीशंस होती है। कितनी कंडीशंस रहेंगी? टू कंडीशंस हैं। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। दो कंडीशंस होती हैं जिनको देखकर अपन पता कर सकते हैं कि गिवन क्वेश्चन में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कंसेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसमें देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या आती है? इसमें सबसे पहले कंडीशन आती है कि solution contains acid as well as base। मतलब कहना क्या चाहता हूं कि उस सॉल्यूशन में एसिड भी होना चाहिए और बेस भी होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, अपन ने ये कंटेनर ले लिया, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? एसिड पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी कंटेनर में क्या पड़ा हुआ है बेटा? बेस पड़ा हुआ। दोनों चीजें पड़ी हुई है। ठीक है, अब अपन से कहा जा रहा है कि जो ये सॉल्यूशन बन रहा है इस सॉल्यूशन का पीएच फाइंड करो। ठीक है, तो देखो इस सॉल्यूशन में क्या है? एसिड भी है और बेस भी है। अब बात करते हैं किसकी, कि एसिड चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना ध्यान देना है कि साहब एसिड होना चाहिए, और बेस में भी अपन को ये ध्यान नहीं देना है कि वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग है बेस है। अल्टीमेटली अपने पास क्या होना चाहिए? एक मिक्सचर होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए और क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या आती है कि NaVA इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? NbVb। ठीक है, NaVA का मतलब ए को मैं डिनोट कर रहा हूँ एसिड से, बी को डिनोट कर रहा हूँ बेसिस के लिए। तो मतलब इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ equivalents of acid equals to the number of equivalent of bases। ठीक है, मतलब एसिड और बेस के इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी आप सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का केस कर सकते हैं। तो इतनी चीज सभी को क्लियर है कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के लिए अपन के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला तो एक सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें एसिड हो और बेस हो। एसिड कौन सा है हमें इससे मतलब नहीं है, बेस कौन सा है हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है? NaVA इक्वल्स टू NbVb। मतलब एसिड के इक्विवेलेंट्स और बेस के इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, ठीक है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपका कौन सा है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का है, इसके अलावा और कोई केस नहीं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। तो देखो, अब अगर अपन बात करते हैं कि क्या कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट कौन कौन से होते हैं। भाई आपको ये चीज पता है कि एसिड और बेस को मिक्स करके अपन क्या बना सकते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करने के लिए कौन कौन से टाइप के सॉल्ट्स मिल सकते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो देखो, सॉल्ट किस किस केस से बन सकते हैं। तो अपने पास केवल चार ऑप्शन होते हैं, पांचवा कोई ऑप्शन है नहीं। आप सोच कर देख सकते हैं। पहला केस क्या बोल रहा हूं मैं? पहला केस आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। मतलब वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा केस आ जाएगा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस आपको क्या मिलेगा? कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, इसका एक सॉल्ट मिलेगा। और चौथा केस बनता है क्या? कि दोनों चीजें वीक ले लो, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड भी ले लिया और क्या किया? वीक बेस भी ले लिया। इसके अलावा और कोई चांस है ही नहीं। इसके अलावा और कोई सॉल्ट अपने पास बनेगा नहीं, क्योंकि देखो सारे कॉम्बिनेशन अपन ने बना के देख लिए हैं। इसके अलावा और कोई
पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है जो सॉल्ट फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं क्या कि एक एक को डिस्कस करेंगे पीएच कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किसको, तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें क्या होगा, नो हाइड्रोलाइसिस, इसमें सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब देखो ये दिमाग में आता है, तो इसके लिए एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्या, इफ सॉल्ट कंटेन्स एनी वीक कंपोनेंट, कंटेन्स एनी वीक कंपोनेंट। ठीक है, वीक कंपोनेंट कहने का मतलब क्या है बेटा, या तो एसिड वीक हो या तो फिर बेस वीक हो। ठीक है, कंपोनेंट के ब्रैकेट में इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं एसिड और बेस। ठीक है, वो अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। मतलब मैंने क्या कहा कि भाई अगर सॉल्ट में कोई वीक पार्ट है, या तो एसिड वीक है या बेस वीक है, तभी हाइड्रोलाइसिस होगा, otherwise doesn't go under hydrolysis, otherwise hydrolysis not occur, otherwise hydrolysis not occur। ठीक है, अब जरा ऊपर वाला केस अपन देखते हैं। अब अगर अपन ऊपर वाला केस देखते हैं तो देखो जरा यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है। अब उसी तरीके से दूसरा देखो अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके पास ना कोई वीक चीज है क्या, नहीं है, ना तो वीक एसिड है और ना तो वीक बेस है। तो हाइड्रोलाइसिस तो तभी होता है जब कुछ ना कुछ वीक होता है, तो यहाँ पर अपने पास कुछ भी वीक नहीं है, इस वजह से इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। समझ में आ गई सभी को बात, किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो अपन क्या कहते हैं कि भाई वीक नहीं है तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है कि जैसे अपन ने देख लिया कि साहब इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, तो इस सॉल्ट का अगर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, ठीक है, इस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, तो इसका पीएच कितना हो जाएगा बेटा, इसका पीएच हो जाएगा 7। और आपको पता है कि जिसका पीएच 7 होता है वो किस तरीके का हो जाता है, न्यूट्रल। तो मतलब अपन ये कह सकते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो सॉल्ट होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना तो ये एसिडिक होंगे और ना ही ये बेसिक होंगे। कितनी चीज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन, किस पे, अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस सॉल्ट। ठीक है, किस पे आ गए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस सॉल्ट पर आ गए। ठीक है, अब इसको देखो समझने के लिए अपन क्या काम करेंगे कि इसका एक अगर एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, क्या, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो NH4Cl ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, देखो, क्योंकि आप देख लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है। ठीक है, तो NH4Cl है, अगर इसकी वाटर के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो अपन के पास बनेगा NH4OH बनेगा, प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो देख लो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये और वीक बेस है, तो ये किसका सॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले करने के लिए क्या करते हैं अपन, 3 रिएक्शंस बनानी होती है। क्या रिएक्शंस बनानी होती है, सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली अपने पास कितनी रिएक्शंस होनी चाहिए, 3 रिएक्शंस होनी चाहिए। कितने रिएक्शंस, 3 रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन आती है कौन सी बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। और इनफैक्ट अगर बात करें तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन से बेटर ऑप्शन होता है क्या, या तो आयन हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है। आयन हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया,
आयन होता है, एक तो या तो कैटायन होता है या तो फिर एनायन होता है। तो इसका मतलब या तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन लिखें या फिर एनायनिक हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन लिखें। अब आपको पता है कि कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस कब होगा और एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कब होगा। तो जैसे ये कंपाउंड दिया गया है तो इसमें कौन सा हाइड्रोलाइसिस होगा, तो देखो इसको बात को समझते हैं। इसमें कौन सा हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए था, जो वीक से आता है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। और आप देख रहे हैं कि NH4OH से NH4 गया हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा बेटा, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। कौन सा हाइड्रोलाइसिस होगा, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। सभी को बात समझ में आ रही है। और इसका नेचर कैसा होगा, और इसका नेचर की अगर बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग क्या था, तो देखो जरा एसिड स्ट्रॉन्ग था कि नहीं था, तो इसका नेचर भी कौन सा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। तो इस तरीके के जो सॉल्ट होते हैं बेटा वो कैसे सॉल्ट होंगे, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, पहली रिएक्शन के बारे में बात कर ली। दूसरी रिएक्शन अपनी कौन सी बनेगी, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। दूसरी रिएक्शन कौन सी बनानी है अपन को, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये बनाना आता है आपको। और तीसरी रिएक्शन क्या बनेगी, ध्यान से समझना। तीसरी हो सकती है वो चौथी भी हो सकती है, क्या, द डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन किसमें प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इन आयनिक हाइड्रोलाइसिस। जो आयनिक हाइड्रोलाइसिस में प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था उसका डिसोसिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हो सकता है एक बना हो प्रोडक्ट, हो सकता है दो बने हो, तो जितने भी होंगे उन सबका डिसोसिएशन करना होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें पहले चलते हैं अपन। तो अपन के पास क्या क्या मिल रहा है, तो अपन के पास सबसे पहले ये सॉल्ट था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NH4 प्लस कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस प्लस H2O। तो बेटा अपने पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर बन जाएगा NH4OH प्लस, और क्या बन जाएगा, H प्लस आयन। और H प्लस आयन देने की वजह से ही ये क्या है, एसिडिक है। अब सपोज कर लेते हैं अपन क्या, कि NH4 जो सॉल्ट लिया था इसका कंसंट्रेशन कितना ले लें अपन, C ले लेते हैं। कितना ले लिया बेटा इसका कंसंट्रेशन, C ले लिया। सभी को दिखाई दे रहा। अब कंसंट्रेशन अगर इसका C लिया NH4Cl का, तो सोच के देखो NH4 प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो C ही होगा, क्योंकि एक मोल NH4Cl में एक मोल क्या है, NH4 है। तो इसकी भी अपन ने कंसंट्रेशन कितनी ले ली है, इसकी कंसंट्रेशन अपन ने ले ली है C। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में कितने कितने होंगे बेटा, 0 0 होंगे, कब, T इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। और हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो वही चीज यहाँ पर क्या करेंगे, कितना हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, C माइनस CH। अभी आगे बात करते हैं। ये बनेगा कितना, कितना टूटा है बेटा, CH टूटा है, तो एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो CH से ये कितना बनेगा, CH बनेगा। ये भी कितना बनेगा, CH बनेगा। बोलिए, अब देखो यहाँ पर आपके लिए एक नई चीज आ गई, H। H क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। बिल्कुल उसी तरीके से डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है जिस तरीके से अपना अल्फा होता था। अल्फा को अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उस तरीके से क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, KH। और KH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। KH को क्या बोलेंगे बेटा अपन, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। तो अपन कहां तक पहुंच गए थे, KH तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो भाई इसमें डिसोसिएशन हुआ है तो KH बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, तो देखो NH4OH इनटू H प्लस आयन अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। ठीक है, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है
तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इज आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH इज आल्सो अ क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज आपको पता है, जिस तरीके से बाकी सब प्रॉपर्टीज हैं उस तरह से KH की भी हो। अब KH इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, NH4OH का कंसंट्रेशन कितना आया था, CH था। ठीक है, H का भी कितना था, CH था। और NH4 प्लस का कितना था, C1 माइनस H था। तो यहाँ पर देखो एक चीज कह सकते हैं, क्या H को अपन क्या मान लेते हैं, H इज नेग्लिजिबल। क्या मान लेते हैं, H क्या है, नेग्लिजिबल है। तो देखो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास के H बराबर क्या बच गया, CH स्क्वायर बच गया कि नहीं बच गया। तो यहाँ पर H स्क्वायर बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, KH अपॉन C। और H बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट KH बाय C। बोलो बेटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो अपने पास एक रिलेशन आ गया किसके किसके बीच में, H और KH के बीच में। मतलब क्या आ गया, हाइड्रो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन आ गया। जरा ध्यान से देखो, ये बिल्कुल वैसे ही आया हुआ है। देखो किसकी तरह सेम है, यहीं पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ किसकी तरह सेम है। देखो अल्फा इक्वल टू क्या आता था, अंडर रूट KA/C आता था, बिल्कुल वही है। अल्फा की जगह बस अपन ने क्या कर दिया है, H कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ तक बात हो गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या आती है, H2O की। पहला काम तो कर लिया। तो H2O कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो इसके लिए KW इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, H प्लस इंटू OH माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तीसरी इक्वेशन देखो जरा, प्रोडक्ट क्या बना था, प्रोडक्ट बना था अपने पास हाइड्रोलाइसिस में NH4OH। तीसरा डिसोसिएशन यहाँ से होगा, क्या मिलेगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर देखो ये क्या है बेटा, बेस है। तो बेस के लिए, बेस के डिसोसिएशन के लिए क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb। Kb इक्वल टू क्या आ जाएगा, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन क्या लिख सकते हैं, NH4OH लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपन एक काम करते हैं। अब वो काम क्या करते हैं, समझना। काम करने के लिए अपन बोलते हैं KB इंटू KH चेक करो क्या है। तो देखो KB इंटू KH चेक करने का मतलब क्या है, लिख लें फॉर्मूले, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इनटू KH कितना आया था अपना, अगर याद हो तो NH4OH इनटू H प्लस अपॉन क्या आया था, NH4 प्लस आया था कि नहीं आया था। अब देखो इनको कैंसिल आउट करते हैं, तो NH4OH से क्या कट जाएगा बेटा, NH4OH कट जाएगा। और NH4 प्लस से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, NH4 प्लस। तो अपन ने देखा क्या कि Kb इंटू KH बराबर क्या आ गया, H प्लस आयन इंटू OH आयन। और ये किसके बराबर होता है, KW के। और KW किसके बराबर होता है, 10⁻⁻14 के। राइट, तो यहाँ से अपने पास एक रिलेशन और निकल के आता है। तो देखो KH बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, KW अपॉन KB लिख सकते हैं कि नहीं। अपने पास एक नया रिलेशन आ गया किसके किसके बीच में, KH और KB के रिलेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो रिलेशन अपन का आया है इसको उठा के कहाँ पर रख सकते हैं, देखो जरा, इसको उठा के और भी कहीं रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो देखो जरा, इसको यहाँ पर अपन पुट करते हैं। तो H बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, H इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C।
देखो H प्लस ये भी आएगा, सॉरी H प्लस नहीं, H हाइड्रो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कितना आएगा। चलें आगे, ठीक है। अब देखो अपने पास आ गया, तो अब अपन को क्या कैलकुलेट करना था बेटा, अब अपन को कैलकुलेट करना था क्या, कैलकुलेट पीएच, पीएच कैलकुलेट करना था कि नहीं। अब पीएच कैलकुलेट करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो देखो अभी आपने प्रीवियस देखा था H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बेटा कितना आ रहा था, CH आ रहा था, ठीक है। अब H की जगह पर H की वैल्यू रख दी तो क्या आ जाएगा, C इंटू अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास अल्टीमेटली H प्लस क्या आ जाएगा, H प्लस इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी। आपको पता है अंडर रूट का मतलब क्या होता है, कितनी पावर, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। बस अब यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस लॉग का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो जरा माइनस लॉग का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास डाटा किस तरीके से आएगा, तो डाटा आ जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयन इक्वल टू, जब लॉग लेते हैं तो पावर तो बाहर आ जाती है, क्या आ जाएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग सी, और ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग के बी। आएगा कि नहीं आएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको क्या कहते हैं, पीएच हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या बन जाता है बेटा, पी के डब्ल्यू माइनस माइनस लॉग के बी क्या बनता है, पी के बी, और ये माइनस लॉग के बी बनता है पी के बी, और ये माइनस लगा था तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, और माइनस लॉग सी। तो अपने पास देखो अल्टीमेटली एक फॉर्मूला आ गया। अब वो फॉर्मूला क्या आ गया पीएच का, तो वो अपन को दिखाई दे रहा है, क्या है फॉर्मूला, देखो अपने पास अल्टीमेटली एक फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली अपने पास एक फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया, क्या है वो, पीएच इक्वल्स टू हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। अब देखो इसमें थोड़ा सा तुम और चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। आप सभी को पता है कि पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 14 माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, ठीक है। तो एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन के पास 4 टाइप के सॉल्ट थे, जिसमें से अपन ने कितने टाइप कैलकुलेट कर लिए हैं, 2 टाइप के कैलकुलेट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाकी 2 को भी कैलकुलेट करके देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।